क्या दिल्ली जैसा माहौल हमारे बिहार का कभी हो पाएगा? हर आंख में आंसू थे और हर रोज कोई न कहीं ऐसी घटनाएं होती थी और सुनने के लिए मिलता था। अगर आप घर में भी हैं तो घर में भी आपके शरीर की जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे और खून जो है पानी बन जाते थे। वो दिल्ली पुलिस का जवान अपनी सैलरी का लगभग 90% पैसे वो लगा रहा था लोगों की सहायता में। लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करी, सैनिटाइजर की व्यवस्था करी उस समय कि नहीं ऐसे में लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे पापा जो थे एक मजदूर थे गाँव में, और उस दौर में मैंने देखा था कि बड़ा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मैंने उसी दौर से निकला हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, कभी कोई कोचिंग नहीं लिया हूँ और ना ही कोचिंग की सामर्थ्य हमारे उस समय, ताकि जब हम काबिल बनेंगे तो लोगों की मदद करेंगे। कि जब हमारे बिहार में आपके जैसे लोग होंगे तो हमारा बिहार बहुत जल्द बदलेगा, हमें उम्मीद है। और आप भी उम्मीद कर रखे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं सहायता का हाथ बढ़ा रखे हैं। अपने वेतन से लोगों का सहायता करना, कोरोना काल में बिहार के बच्चों के लिए अपना हाथ फैला देना, जो भी घर में है, जैसा है, जिस स्थिति में है, उसी तरह से सहायता करना, ये तो एक आम आदमी कर ही रहा था, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का भी एक जवान कर रहा था। और वो दिल्ली पुलिस का जवान अपनी सैलरी का लगभग 90% पैसे वो लगा रहा था लोगों की सहायता में। यही नहीं, किसान आंदोलन को दिल पे लेने वाला बिहार के बच्चों को जब भी जरूरत पड़ी है तो एक नाम उसमें चर्चा में आया है, वो है निरंजन कुमार जी, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर निरंजन जी आज हमारे साथ में है। निरंजन जी, आपने ये दिल कहाँ से पाया? कितने लोगों का सहायता आपने किया था और आज भी कर रहे हैं? क्या है ये? अपनी सैलरी भी लगा देते हैं आप। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको यहाँ बुलाने के लिए। और जो समय था उस समय कोरोना काल का, उसमें मैं महसूस किया सारे लोग रो रहे थे, जो भी दिल्ली में फंसे हुए पड़े थे, उसी कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो हमने स्टार्ट करी ये एक, पहले तो खुद करी, फिर बाद में लोगों से सहयोग लेके भी, और खुद की जो सैलरी है उससे भी। और हमने इसको बड़ा ही सही तरीके से अंजाम दिया। लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करी, सैनिटाइजर की व्यवस्था करी उस समय, और कई लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए भी हमने प्रोत्साहित करी। बिल्कुल। कई लोगों को हमने मास्क की भी जो है कम से कम 1000, 2000, 5000 आदमी को मैंने बांटे, डेली के बेस पे भी मास्क वगैरह दिए। कुछ मेडिकल कंपनी थी, मैं उससे भी कांटेक्ट किया, जो हमारे नोन थे, उससे भी मदद ली हमने उस समय। और जो हुआ मैंने बड़ा बढ़िया करा उस समय। और कोरोना का दौर बड़ा ही गलत था, मतलब बड़ा ही ख़राब दौर था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऊपर वाला कभी दोबारा ऐसा दिन दिखाए। बिल्कुल। हर आंख में आंसू थे और हर रोज़ कोई न कहीं ऐसी घटनाएं होती थी और सुनने के लिए मिलता था। अगर आप घर में भी हैं तो घर में भी आपके शरीर की जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे और खून जो है पानी बन जाते थे। कोरोना का ऐसा काल था। आज भी महसूस करता हूँ, जब मैं उस समय यमुना बिहार से निकलता था कनॉट प्लेस के लिए, तो यमुना बिहार से कनॉट प्लेस के बीच में ना तो कोई गाड़ी होती थी, ना कोई पब्लिक होता था, कुछ भी नहीं होता था। एक सिंगल हमारी गाड़ी जाती थी उस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। एज ए ड्यूटी के लिए, ड्यूटी करने जाता था। और मैं जब वहाँ से निकलता था तो आँख में आंसू सा हो जाता था कि जी देखो क्या दौर था, क्या माहौल था। ये भगवान की कैसी करिश्मा है कि इतनी 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया में एक भी लोग रोड पे नहीं दिखते थे। तो आप स्वाभाविक ही अंदर से ऐसे हो जाते थे कि नहीं ऐसे में लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मानूं कि आप बिहार में जिस परिवेश से आए हैं, मदद जो शब्द है वो बचपन से ही आपने अपने साथ चिपका हुआ देखा है। एक परिवार जो अपने बच्चे को का सही भरण पोषण करने की स्थिति में भी नहीं है, ता नहीं गंगा माँ की क्या कृपा होगी कि हमारा पूरा गांव ही गंगा में समा जाएगी, ये हर समय प्रश्नवाचक चिन्ह होता था। यानी कि सहायता और मदद शब्द हमारे साथ और आपके साथ जुड़ा होता था। तो उस परिवेश से आने के कारण भी कुछ ऐसा था क्या? हाँ बिल्कुल, जो मेरा पारिवारिक माहौल था और जो हमने सीखा अपने पिताजी से सीखा, वो बड़ा ही जो है करुण दिल के लोग हैं। और पापा जो हैं ऐसे कंडीशन में भी रह के हमारे को पढ़ाया लिखाया उन्होंने।
और जो हमारे पापा जो थे एक मजदूर थे गाँव में, और उस दौर में मैंने देखा था कि बड़ा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मैंने उसी दौर से निकला हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, कभी कोई कोचिंग नहीं लिया हूँ और ना ही कोचिंग की सामर्थ्य हमारे उस समय। और इसलिए हमने ये चीज़ बाद उसी से मैं सोचा था कि जब हम काबिल बनेंगे तो लोगों की मदद करेंगे। बिल्कुल। तो आज भी जो हमारे पास लोग आते हैं तो मैं रात में 2 बजे भी फ़ोन लेके खड़ा रहता हूँ उसके लिए, जिस लेवल पे फ़ोन करना पड़े, जिनको भी फ़ोन करना पड़े मैं करता हूँ। और मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो मिडिल क्लास के वर्कर्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो ऊपर हैं उनके तो बहुत काफ़ी ऊपर है, उनका तो बिल्कुल इतना आसान नहीं है चीज़ों को संभालना, लेकिन जो मिडिल वाले हैं छोटी मोटी परेशानी आती है उसको सहयोग में करते ही रहता हूँ। दर्शक अब ये सोचने लगे होंगे कि भाई ये निरंजन जी बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं ये बता दूं, हमारे जो मित्र निरंजन जी हैं ये बिहार के उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो एक नहीं, 2 नहीं, 3 सरकारी नौकरी को पाया और 2 को पीछे छोड़कर आज तीसरे नौकरी में बड़े ही मस्ती से समय गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। कभी गर्व होता है? हमें तो गर्व होता है कि हम ऐसे बिहारी से मिल रहे हैं। कौन था वो पहला नौकरी आपका, किस डिपार्टमेंट में था? देखिए जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने वर्दी की नौकरी को 3 बार रिजाइन करा हूँ और तीसरी बार फिर दोबारा ज्वाइन करा हूँ। वाह। इसके पहले मेरी रेलवे में भी गया, रेलवे में भी कुछ दिन थी हमारी नौकरी। उसके बाद मैं एज ए कांस्टेबल CISF में ज्वाइन किया 2005 में, 6 में करी, फिर 7 में मैं क्लर्क में चला गया और उसके बाद 10 में मैं दिल्ली पुलिस में यहाँ आ गया। तो सरकारी नौकरी छोड़ने की सिलसिला शुरू से बनी हुई थी और बड़ा शुरू में ऐसा जुनून सा बना हुआ था कि जो है और बढ़िया कुछ न कुछ करे लाइफ में। महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा था, लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा था। तो बहुत बढ़िया लगता है और अब तो काफ़ी 20 साल की एक्सपीरियंस हो गए इस जॉब में, काफ़ी कुछ चेंज हो गया उस समय का माहौल। अब पुरानी चीज़ें, कई नई चीज़ें छूट जाती पीछे, अब दौर चेंज हो गया। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये कहूँगा कि जो अगर सेल्फ आपके पास कैपेसिटी है तो बिना कोचिंग के भी आप तैयारी करके बढ़िया नौकरी ले सकते हैं। अभी के जो कोचिंग कल्चर है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर के बारे में बताता रहता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में इस पॉइंट पर ये गलत पढ़ा रहे हैं। जब हमारे जैसे पत्रकार कोशिश करते हैं और उस पर सुधार नहीं किया जाता है, लेकिन कंपनी 3 करोड़ से शुरू होकर 31,000 करोड़ की बन जाती है और बच्चों को पढ़ाना गलत ही पढ़ा रहा होता है। तो ये सब देखने के बाद आपको कभी आपने कुछ सोचा कि क्या क्या किया जा सकता है या किस तरह से इसमें सुधार संभव है? देखिए जी, इस पे तो ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ बता दूँ। जी। जो सरकारी नौकरी है वो कौन बनेगा करोड़पति वाला की तरह नहीं है। जैसे कि 100 होते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें कहीं से भी सवाल पूछे जाते हैं। किसी गाना, पिक्चर को दिखा दिया जाता है, कभी किसी एक्टर का फोटो दिखाया जाता है। सरकारी नौकरी के लिए ऐसा नहीं होता है। जी। सरकार की एक बड़ा ही सुंदर पैटर्न है, सब्जेक्ट है उसका, किस सब्जेक्ट के अंदर में हम यही पूछेंगे। और जिस ग्रेड की आप नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो उस ग्रेड में भी सारा बिल्कुल अच्छा पैटर्न बना है और वो NCERT के पैटर्न के बेस पे ही बना हुआ है, उसमें ही पूछते हैं सरकार जो भी एग्जामिनर है। तो अगर स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से तैयारी करे तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोचिंग की जरूरत पड़े। कोचिंग सेंटर जो पढ़ा रहे हैं ये इसको मेरे को ऐसा लगता है कि ये सरकारी नौकरी में जाने से पहले ही मैच्योर कर देते हैं बच्चों को। जी। पढ़ाते कम है लेकिन सरकारी नौकरी के ख्वाब पहले दिखा देते हैं उसको कि आप यहाँ जाओगे तो ये मिलेगा, आप जो वहाँ जाओगे तो वो मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अब जैसे दरोगा की नौकरी है, जो सरकारी कोचिंग से जो बच्चे आते हैं उसको सारा कुछ पता होता है आज के टाइम में कि दरोगा या पुलिस में हमको क्या करना है, क्या चीज़ होता है, किस रैंक पे क्या होता है। लेकिन जब हम लोग आए थे तो मेरे को ये नहीं पता था दरोगा को कितने स्टार होते हैं। दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग के बाद चला पता कि दरोगा को 2 स्टार होते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट होते हैं, इसके नीचे की पोस्ट होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जो कोचिंग सेंटर की जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे, सबकी बस की बात तो नहीं है दिल्ली आके कोचिंग करना। नहीं संभव। और इनके चार्ज भी इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कोचिंग ले सके, अच्छी कोचिंग ले सकें।
तो मेरे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं समाज में। डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका है कि जो गांव के बच्चे गांव में रहेंगे और जो कोचिंग के काबिल बच्चे हैं कोचिंग करके यहाँ पे नौकरी लेंगे। अब जो गांव की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अब जो हमारे तरह बच्चे थे, उसके लिए संभव नहीं था कि दिल्ली में पटना में आके कोचिंग ले और बड़े इंस्टीट्यूट में अब जाए, जैसे खान सर के पास ले जाएं। तो हमारे घर के लिए मुश्किल खड़े हो रहे थे भाई साहब। तो कैसे गुजारा आज का गुजारा हो जाए, ये कंडीशन थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी तैयारी ना करें, बिल्कुल वो बच्चे को भी अधिकार है। और जो बच्चे सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, जिसके परिवार में पहले से नौकरी है, वो भी, उसको भी अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है। तो मैं बोल रहा हूँ कोचिंग कल्चर को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए इस मामले में। ये कोचिंग कल्चर के कारण से सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। और ये कि लिमिटेड बच्चे को पढ़ाते हैं और कोचिंग वाले और जो इसके पास आते हैं, और उसके अलावा जो बच्चे छूट जाते हैं वो बिल्कुल छूटे जा रहे हैं, वो छूटे जा रहे हैं। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे तरह बच्चे आना मुश्किल है इस तरह की जो है नौकरी में, खास करके दरोगा के पोस्ट पे। मैं नहीं देखता हूँ कि बिना कोचिंग सेंटर के अब कोई आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न में ऐसा बना दिया गया कि कोचिंग आपको लेना ही लेना है, तभी आप क्वालिफाइड करोगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आज के लिए ज़्यादा उचित नहीं है। सेल्फ तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे को सेल्फ लेवल पे जो है अपना इंटरनल जो है वो ताकत बढ़ाने पड़ेंगे, तभी इस तरह से चेंज हो सकता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था कि आपके नौकरी का दो-धारी तलवार पर थी। हालांकि पुलिस की नौकरी दो-धारी तलवार पर डेली होती है, लेकिन वो समय था जब किसान आंदोलन, आईटीओ पर किसान उग्र हो रहे थे। आपकी ड्यूटी 26 जनवरी का इधर परेड की भी तैयारी चल रही थी और ये सब भी हो रहा था। सिर्फ आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि आप सेनापति के तौर पर यहाँ पे आपने सफलतापूर्वक उसे कंट्रोल किया और यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया, जिसके लिए काफ़ी अवार्ड भी दिया गया था। तो उस चीज़ को थोड़ा याद किया जाए। जी, वो काफ़ी ही बुरा दौर था राजधानी के लिए, और कंडीशन इतना ख़राब हो रखा था 26 जनवरी के दिन कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं और जो भी मैक्सिमम फोर्स है, उसको राजपथ छोड़ के किसान के आंदोलन में जो प्रदर्शन था उसके पीछे लग गए थे सारे। तो हम उस समय अकेले ही राजपथ पे थे एज ए चौकी इंचार्ज। तो मेरे लिए वो दौर बड़ा ही बहुत ही संघर्षपूर्ण दौर था, क्योंकि राजपथ पे जो बच्चे थे, महिलाएं थी, तो इसकी परेड चल रही थी। उधर से पीछे से दौर ये चल रहा था कि किसान यहाँ पे आने वाले हैं। तो मैं उस समय राजपथ पे चौकी इंचार्ज था। तो मेरे लिए हर एक एक पल, जो सुबह का परेड की पल थी, वो घंटे का दिन महीने की तरफ बीत रहे थे कि ये किसी तरह से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए जी। और यहाँ से जो पब्लिक है, लोग हैं, ये डिस्पर्स कर जाए। उसके बाद ही मैं सांस मैं ले पाया हूँ। तो वो बड़ा ही दौर था, उसको वो दौर पे भूल नहीं सकता। आपको भारत सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी काफ़ी अवार्ड दिया गया था इस सिलसिले में। डिफेंस सेक्रेटरी से की तरफ से हमारे को अवार्ड किया गया था कि जो कंडीशन थे उन्होंने को पता था कि इस समय इस तरह से इन्होंने नौकरी करी है, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। कोरोना काल में आपने कुछ जुगाड़ सिस्टम किया था, जिसके लिए दिल्ली पुलिस काफ़ी चर्चा में भी आई थी। क्या था वो जुगाड़? उस समय मैं जो है कनाट पुलिस में था, बाराखंबा में। तो जो फर्स्ट कोरोना की दौर थी वो बड़ा ही भयानक था। तो जो मैंने उस समय देखा कि न्यू दिल्ली एरिया में एक फैमिली में 3 परिवार को कोरोना, और एक उसके लड़के को, एक उसके बहू को और एक उसकी नौकर को। तो उस कंटीजेंट में क्या हुआ कि जो एरिया पॉस एरिया था उसमें लोग जाने आने से काफ़ी डरते थे। तो हमने एक उसमें व्यवस्था करी थी, जो फैन होते हैं, फराटे फैन, उस फैन में एक नीचे टंकी होता है, टंकी मैंने सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर वाला जो सिस्टम है उसको हमने जो मेन गली का गेट था रोड का, तो वहाँ पे उसको लगवा दिया। 2-3 लगवाई मेरे चारों तरफ से। तो जिससे क्या होगा, लोग आए तो देखे कि इससे सैनिटाइज होकर लोग जाते थे अंदर। बिल्कुल। तो उस समय लोगों के लिए छोटी छोटी भी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सहानुभूति और अंदर से महसूस कराता कि मैं अब सेफ हूँ। तो वो लोगों ने अडॉप्ट किया, काफ़ी लोगों ने। कई बार मैंने देखा होटलों में भी लगाए लोगों ने, और दिल्ली पुलिस में भी लगाया। तो वो बड़ा ही अप्रिसिएशन का दौर था उस समय में भी। बिहार के बच्चों में ये चर्चा का विषय रहता है कि निरंजन जी का फ़ोन नंबर मैंने बहुत सारे बच्चों के मोबाइल में देखा, और ये नहीं है कि उसने अभी आपसे सहायता मांगी हो, लेकिन उसने एक मोबाइल नंबर सेव कर रखा है कि जब भी ज़रूरत होगी तो निरंजन जी एक सहारा होंगे। ये विश्वास यहाँ के बच्चों में है,
ऐसा क्यों? दिल्ली पुलिस के भी तौर पे और एक अच्छे हृदय के मालिक के तौर पे, दोनों तौर पे आप जवाब देंगे। देखिए जी, इसमें क्या है कि अगर आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं स्वच्छ दिल से, जी तो मैं क्या, एक आम इंसान भी एक दूसरे का सहयोग कर सकता है। लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ मैं महसूस करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के सहयोग के लिए उपयोगी साबित होता हूँ। और जो छोटी मोटी लोगों की समस्या होते हैं कई बार, और जो दिल्ली आते हैं और छोटी मोटी समस्या उसके साथ क्रिएट हो जाता है, अगर मेरे कोई फ़ोन करता है तो मैं उसको सही डायरेक्शन दे देता हूँ, सही दिशा देता हूँ कि ये चीज़ करो। मान लो किसी के साथ पुलिस में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिपार्टमेंट ने किसी को उठा के ले गया, पकड़ लिया किसी छोटे मोटे चीज़ों में या सस्पेक्ट के रूप में, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, कैसे हुआ। लोग काफ़ी डरते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इतने दिन की जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे उसको सही चीज़ बताता हूँ, जिससे कि हमारे डिपार्टमेंट को भी सहयोग मिले और जो आम पब्लिक है जिसको कानून और चीज़ें की ज्ञान कम है उसको ये कानूनी कैसे मदद ली जाए, कानूनी तरीके से कैसे निपटा जाए, वो चीज़ मैं उसको सहयोग करता हूँ। इसके अलावा भी जो कभी मेरे पास किसी तरीके से पूरे बिहार से लोग संपर्क में आते हैं कई बार, तो किसी न किसी रूप में, तो मैं उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा मदद करता हूँ। और सहयोग करने की मेरी नियति शुरू से रही है और सॉफ्ट में रहता हूँ अंदर से। अंदर बाहर से मैं कई बार दिखता हूँ उस तरह से कि जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से सॉफ्टनेस रखता हूँ अपने आप में और लोगों की मदद करता हूँ। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पे पोस्टेड हैं? कि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट थे और ग्रेजुएशन के बाद सफलताएं मिली, सफलताओं के बाद आपने परिवार को संभाला, समाज को संभाला और अपने सभी भाइयों को काबिल बनाया। इसलिए मैंने पूछा कि वे कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं। मेरी सरकारी जॉब होने के बाद अब परिवार में सारे भाई लोग सरकारी जॉब पर ही हैं जी। और तो एक बंगाल में है और एक पटना में है और मैं दिल्ली में हूँ। और सब लोग बढ़िया से अपनी जो है चीज़ें संभाल रहे हैं, अपनी पारिवारिक चीज़ों को। और मैं हर लोगों को ही बोलता हूँ कि अगर एक परिवार में नौकरी किसी का हो जाता है, सरकारी नौकरी, तो उसके पीछे जो है वो भी काफ़ी कोशिश करता है कि हम वहाँ तक पहुँचें। तो जिसके परिवार में अब तक कोई जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर एक सरकारी नौकरी किसी परिवार में हो जाता है तो उसकी जो है मुहूर्त ही चेंज हो जाती है परिवार की। उसकी परिवार की मुहूर्त दशा, सामाजिक आर्थिक कंडीशन, जो समाज में लोगों की उसको मतलब उसका जो वैल्यू है वही बढ़ जाता है और लोग उसको तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसके घर में नहीं है वो कोशिश करें और बड़ा ही ईजी तरीका है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है सरकार का, बड़ा ही पसंद आता है मेरे को। सेल्फ तैयारी करें और पढ़ें और बिल्कुल नौकरी उनके करीब है, इसमें कोई दो पक्ष नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो लोग भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो लोग भी कर सकते हैं। निरंजन जी, हम लोग अभी ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे थे, क्या दिल्ली जैसा माहौल हमारे बिहार का कभी हो पाएगा? ये बड़ा ही जटिल सा सवाल है और मेरा जवाब भी इसमें ऐसा ही जटिल सा रहेगा जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिहार के लोग हैं वहाँ पे जो लोकल में रह रहे हैं, उसको खास करके वो लोग जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों को थोड़ा अपने आप में चेंज करने पड़ेंगे। उसमें थोड़ा सा सरलता और जीवन शैली में नॉर्मल जो दिखने को होते हैं, सामान्य तरीके से बिहेव की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जाते जाते महसूस किया है कि जिसके पास जितना ज़्यादा सुविधा है उसमें उतना ही ज़्यादा ही जो है टेढ़ापन है, आपसे वो सही से बातें नहीं करेंगे या सही तरीके से कुछ जवाब नहीं देंगे, या वो चाहेंगे कि जो है सारे लोग हमारे जो तरफ की ज़्यादा वो हमको तवज्जो दे। तो मैं सोचता हूँ कि अब जो दिल्ली का माहौल है, दिल्ली में देख रहे हैं कितने कितने लोग हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, बंगला है, लेकिन सामान्य रोड पे चलते हैं तो लोग ऐसा नहीं लगता किसके पास क्या है। बिल्कुल। सारे लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे रहते हैं और समान तरीके से। अगर आप एक जगह पे कहीं मान लो सब्जी के कॉर्नर पे चले गए और वहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर भी खड़ा है और आप भी सब्जी ले रहे हो, तो वो आपको ये बोलेंगे कि पहले आप ले लो। बिल्कुल ठीक है, ये वो नहीं बोलेंगे पहले मेरे को लेने दो। और मैं ये महसूस करता हूँ, आप वहाँ जाइए, महसूस करिए क्या है वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पहले मेरा है। ठीक है, अहम की बातें हैं, इससे में प्रॉब्लम हो रही। तो इसलिए भाई बहुत दूर है दिल्ली को के तरह पटना वगैरह जो बिहार के शहर है उस तरह होना, जब तक वहाँ की जो समस्या इसी चीज़ से ख़त्म हो। जब लोग नॉर्मल गरीब परिवार के लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ भी मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको तो अपनी रोजी दिहाड़ी से मतलब है।
जो मिडिल और ऊपर वाले लोग हैं, इसके कारण से ही चेंज नहीं हो पा रहे हैं। इनको अपने आप में सरलता लाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ सरल बिना रहते हैं, बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना कुछ पूछे, गांव मोहल्ले पूछे, एक दूसरे से मिलकर यहाँ पे दिल्ली में आकर रहते हैं। ये सद्भाव वहाँ भी बनाना पड़ेगा इनको, तो इसके बाद ही चेंज हो पाएगा। इसके मतलब बिना संभव नहीं है। ये मेरा बिल्कुल इस मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। और मुझे अब आप मुझसे अगर पूछेंगे कि ये सवाल आपने क्यों किया ट्रैक से हटके, तो मैंने सवाल इसलिए किया कि जब हमारे बिहार में आपके जैसे लोग होंगे जो सफल होंगे, और सफल होने के बाद या सफलता पाने के बाद जब किसी के सामने हाथ बढ़ाकर उसका सहायता करना शुरू करेंगे किसी भी रूप में, और ये सहायता करने में जब हाथें आगे बढ़ती है और एक दूसरे से टच होता है, तो ये एक मानवता का जो विकास होता है उसमें अहम खत्म होते हैं, भाईचारा बढ़ता है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें, आपके जैसे लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा बिहार बहुत जल्द बदलेगा, हमें उम्मीद है। और आप भी उम्मीद कर रखे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं सहायता का हाथ बढ़ा रखें। आप ऐसे ही बहुत परिश्रम करते रहें, खूब सफल हो और बहुत सारा अवार्ड लेते रहें, हमारे बिहार का नाम रोशन करते रहें। हम मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, और जब भी आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी तो हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे से इतना देर तक बात करने के लिए, और ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो कि कहीं नहीं कि हर लोगों के जहन में होता है। दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।